सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मश्क सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब। पिछले एपिसोड में अहकर आपकी खिदमत में हाजिर था और जिक्र कर रहा था उस तारीखी मुशायरे का जो अलीगढ़ के तुलबा ने हसरत की तहरीक पर स्ट्रेची हॉल में मुनाकिद किया। मैंने यह भी अर्ज किया था कि इस मुशायरे की एक तारीखी अहमियत है और वो इसलिए कि इसमें शरीक थे मीर मेहदी मजरूह और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। पर अफसोस है कि इस मुशायरे का जिक्र तो हर कोई करता है पर इसकी तफसीलात कोई बयान नहीं करता, यहां तक कि हसरत भी नहीं। बहरकैफ गालिबन ये गालिब के शागिर्द और दोस्त मीर मेहदी मजरूह का आखिरी मुशायरा रहा होगा। किसी साल उनका इंतकाल हो गया। खुदा जाने उन्होंने इस मुशायरे में क्या पढ़ा, मगर मैं ख्याल करता हूं कि एमएओ कॉलेज के तुलबा ने उनसे उनकी मशहूर जमाना गजल जरूर पढ़वाई होगी। गैरों को भला समझे और मुझको बुरा जाना, समझे भी तो क्या समझे, जाना भी तो क्या जाना। कुछ अर्ज तमन्ना में शिकवा न सितम का था, मैंने तो कहा क्या था और आपने क्या जाना। मजरूह हुए मायल किस आफत दौरा पर, है हजरत मन तुमने दिल भी न लगा जाना। और इस मुशायरे में 93 साला शायर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम भी तशरीफ फरमा थे। हकीम मोमिन खान मोमिन के शागिर्द नसीम दहलवी और नसीम दहलवी के शागिर्द अमीरुल्लाह तस्लीम। यादगारे हस्ती महूम हम रखते नहीं, सूरत उम्रे रवा नक्शे कदम रखते नहीं। एक सूरत पर बसर करते हैं ज़ेरे आसमां, एक सूरत पर बसर करते हैं ज़ेरे आसमां, सूरत माहे दो हफ्ता बेशो कम रखते नहीं। और इस मुशायरे में मौजूद नौजवान शायरों में जिसका जिक्र आज के एपिसोड के सियाक व सबाक में बेहद जरूरी है, वो हैं गुस्ताख रामपुरी। इनकी एक उम्दा गजल याद आई जाती है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए, फिर मैं असल वाक़े की तरफ आता हूं। दिल है गुस्ताख, दिल रुबा गुस्ताख, एक से एक है सिवा गुस्ताख,
पूछते हैं वो मुझसे सुबह विसाल, अब कहो दिल का मुद्दा गुस्ताख। उनकी सोहबत में अब वो लुत्फ नहीं, हो गए जब से पारसा गुस्ताख। हर शेर में ही तखल्लुस का इस्तेमाल। लेकिन गुस्ताख साहब ने ये गजल उस मुशायरे में नहीं पढ़ी थी, बल्कि उन्होंने जो गजल पढ़ी थी उसके एक शेर ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। मर्ज ये गुस्ताख कैसा तुझको पैदा हो गया, जिसकी सूरत अच्छी देखी उस पर शैदा हो गया। मिस्टर फजलुल, नो, Mr. Hasrat Mohani, can you explain the meaning of this particular verse to me? His Excellency is well versed in Urdu. Very good. Then in that case, I choose to interpret it as promiscuity redefined. Sir, may I beg to disagree? No. What is against general standards of morality is immoral for one and all. If I may be permitted to say so, what can be against the general standards of English morality may not be against the general standards of Indian morality. What? Can there be two standards of morality? I humbly say, yes. We are two different peoples. Our standards of morals, like many other things, are different. This is atrocious. Apologize. I say apologize. I warn you. Apologize. Apologize. Do you know what this screeching silence may lead up to? May I say something in Urdu? Yes. You may apologize in Urdu. क्या कहूँ तुमसे मुद्दा क्या है, काश मैं खुद ही जानता क्या है। Bright Baghi. मेरे इजहारे वफा की उन्हें परवाह न रही, उनकी तखसीसे जफा का मुझे दावा न रहा। मॉरिसन साहब ने कॉलेज के ट्रस्ट की मीटिंग तलब की। मोहसिनुल मुल्क, विकारुल मुल्क, साहबजादा आफताब और जियाउद्दीन जैसी अजीम शख्सियतों की मौजूदगी में यह फैसला सादिर किया कि मिस्टर फजलुल हसन की गुस्ताखियों और सियासी सरगर्मियों के पेश नजर उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता बजुज इसके कि उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाए। मोहसिनुल मुल्क साहब ने फरमाया, प्रिंसिपल साहब क्या गजब करते हैं, मियां फजल ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं, उनका रेस्टिकेशन तब हो रहा है जब इम्तहानात नजदीक हैं। एक आध महीना और वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, मुस्लिम ग्रेजुएट, जो वैसे भी इस वसी और अरीज मुल्क में आटे में नमक के बराबर है। जियाउद्दीन साहब, वो जो फजल को अलीगढ़ लाए थे, उन्होंने कहा
कि हसरत जैसे होनहार तालिब इल्म को ग्रेजुएट होने से रोक देना सर सैयद की रूह को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मॉरिसन साहब कहते हैं कि सर सैयद के तालीमी मिशन को आगे ले जाना आप रिस्पेक्टेड मुस्लिम्स का काम है, मेरा काम कॉलेज चलाना है। और वैसे ही जैसे सर सैयद चाहते थे। मोहसिनुल मुल्क जो हसरत से बेहद मुतासिर थे, एक तजवीज रखते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फजल को सिर्फ हॉस्टल से निकाला जाए पर उन्हें बीए के इम्तहानात में शरीक होने दिया जाए? अब मॉरिसन साहब कुछ नरम पड़े, बोले ये ठीक है, हसरत बहुत ब्राइट है, ग्रेजुएशन करते ही डिप्टी कलेक्टर वगैरह हो जाएगा, फिर इसके अंदर का बागी खामोश हो जाएगा, कौम, मुल्क और ब्रिटिश राज की खिदमत करने लगेगा। वेल, मिस्टर फजलुल हसन हसरत एग्जाम्स दे सकते हैं, पर ना ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और ना ही हॉस्टल में रह सकते हैं। गरज के हसरत जिस रास्ते से MAO कॉलेज में दाखिल हुए थे, उसी रास्ते से वापस हुए। अल्लाह रे महरूमी, अल्लाह रे नाकामी, जो शौक किया हमने सो खाम नजर आया। रुसवाई की गलियों में फिरता है पड़ा हैरान, ये इश्क का हसरत के अंजाम नजर आया। 1903 हसरत की जिंदगी में एक माइलस्टोन का दर्जा रखता है, क्योंकि इसी साल उन्हें कॉलेज से निकाला गया और इसी साल अलीगढ़ से उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया, सेकंड डिवीजन। क्या सेकंड डिवीजन? क्यों अफसोस हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल, बिकॉज जिसने 8वीं और 10वीं क्लास में पूरे यूपी में टॉप किया हो, उसकी केवल सेकंड डिवीजन आई। अरे भाई, उन दिनों सेकंड डिवीजन में भी बीए पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और हसरत के साथ ये हुआ था कि बीए के आखिरी साल के 2-4 महीनों में उनका कॉलेज जाना तो बंद हो गया, और ऊपर से मैथ्स जैसा सब्जेक्ट। भाई ये तो कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज में ही बिजी रहते थे ना। सर ये बात आप हमारे पेरेंट्स से भी कह दीजिए, क्योंकि वो तो 90% एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों भाई? करेंगे ही। तुम लोग ऐसा क्या पहाड़ खोद रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा? सर ड्रामा। ड्रामा। पता है, उस सेकंड डिविजनर बीए ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो काम कर दिया जो आजकल के पीएचडी भी नहीं कर सकते। बल्कि पीएचडी तो छोड़ो, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिशिंग हाउस नहीं कर सकते। वो क्या सर? नामी मगर गुमनाम शायरों के कलाम ढूंढे और उनको पब्लिश किया। सर लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 1903 में हसरत की जिंदगी में हुई थी उसे तो भूल ही गए। क्या? सर हसरत की शादी। चेहरे यार से निकाब उठा, दिल में एक शोरे इज़्तिराब उठा। थे इसी पर निभा के वादे, सर तो ऐशो बेहिजाब उठा।
शादी के दूसरे दिन दुल्हन के कमरे में यूं बेबाक नहीं आया करते हैं। हम थे बेबाक और वो महजूब, शब गरज लुत्फ बेहिसाब उठा। आप कब उठे, कब बाहर गए और कब वापस आए, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। मस्त सहबाए शौक है हसरत। जाइए भी, कोई आ जाएगा। बस एक अर्ज और सुन लीजिए, ग्वालियर चलने की तैयारी कर लीजिए। वहाँ हमें एक सरकारी कॉलेज में रियाजी के उस्ताद की नौकरी मिली है। अल्लाह ना करे। कल रात ही तो आप कहते थे कि अंग्रेजों की चाकरी ना करेंगे। मगर बेगम साहिबा, आज सुबह यह ख्याल हुआ कि अंग्रेजों की चाकरी ना करूँगा तो तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। रिस्क हाकी में दो जहां के हाथ में होता है, हाकी में हिंदुस्तान के नहीं। ग्वालियर नहीं, अलीगढ़ चलिए। बेगम साहिबा, ये रहा अलीगढ़ में हमारा मुख्तसर सा घर। यहाँ आप हुकूमत करेंगी और हम एडिटरी। गोया ये घर नहीं, सैयद फजलुल हसन हसरत मुहानी BA एडिटर रिसाला उर्दू मोहल्ला का दफ्तर है। और इस मजमून का उन्वान है मुसलमान, कांग्रेस और एजिटेशन। या अल्लाह, अब आप उर्दू मोहल्ला में सियासी मज़ामीन भी लिखेंगे? बेशक और बेतकल्लुफ। और ये भी कि मुसलमानों को अब सियासी बेरुखी तर्क कर देनी चाहिए और कांग्रेस के शाना बशाना कौमी जद्दोजहद में शामिल हो जाना चाहिए। और इसका नतीजा क्या होगा? दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम। सुनिए, सर सैयद की पॉलिसी उनके दौर की मुनासिबत से दुरुस्त थी, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हम इसको तस्लीम करते हैं कि सर सैयद अपने ज़माने में कौम के मुसल्लमा रहनुमा थे। उस वक्त मुसलमानों के हक़ में उन्होंने जो कुछ किया बेहतर किया। अगर उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलहदा रखने की नसीहत इस बिना पर की कि गदर के बाद सरकार इंग्लिशिया मुसलमानों से बदगुमान थी और उनको बगावत का मुल्जिम समझती थी, तो बहुत खूब किया। अगर उन्होंने मुसलमानों की तवज्जो तमाम मुल्की मामलात से अलहदा करके सिर्फ आला तालीम की जानिब माइल कर दी, तो और भी खूब किया। लेकिन हम सवाल करते हैं कि क्या ज़माने की अब तक वही हालत है जो सर सैयद के वक्त थी? क्या सरकार अंग्रेज़ी को अब भी किसी मुतनफ़िस पर बगावत का शुबा है? मुमकिन है सर सैयद के ज़माने में किसी मसलहत से गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ रियायत करती हो, लेकिन अब के 12 मुसलमानों ने रियायत की दरख्वास्त करके देख लिया कि अंग्रेज़ मुरव्वत और लिहाज की वजह से किसी के साथ नेक सलूक करने के आदी नहीं हैं। ये मजमून उर्दू मोहल्ला में सितंबर 1904 में छपा। साहब, हंगामा बपा हो गया। क्यों? 1857 के बाद शायद पहली बार किसी उर्दू रिसाले में
कोई अंग्रेज मुखालिफ मजमून छपा था। तसव्वुर कीजिए कि यह आजकल का दौर नहीं है। उन दिनों अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक हर्फ भी लिखना बदतरीन गुनाह तसव्वुर किया जाता था। और ऐसी हिम्मत पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हसरत के सियासी गुरु तिलक के बस की बात थी तो थी। तो साहब, इस मजमून का छपना था कि लोगों ने हसरत से मुंह फेर लिया। कुछ एक हमदर्दों ने कहा कि मियां क्या करते हो, सिर्फ अदबी रंग के मजामीन छापो, क्यों बैल को आ तू मुझे मार की दावत देते हो। बड़े बड़े रहनुमाए मिल्लत ने हसरत से नाता तोड़ दिया, बजुज शमसुल उलेमा शिबली नोमानी के। मौलाना, मजमून इतना दिलेराना और दूर अंदेशाना है कि दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इन के गुफ्ती हिकायत सहरास्त, रोज रोशन हुनूज दर कदर است। ये बात जो तूने कही सुबह के बारे में है, हालांकि दिन अभी तक रात के पर्दे में छुपा हुआ है। निशाद, ये हनीमून जानती हो क्या होता है? मालूम है, शहद से भरा चांद। क्या कहा? शहद से भरा चांद। निशाद बेगम, अंग्रेज शादीशुदा जोड़े शादी के फौरन बाद कहीं सैरो तफरीह के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं हनीमून। भाग, शादी के फौरन बाद ससुराल जाते हैं। अरे ससुराल के बाद मायके। या मेरे खुदा, कुछ गरीब पर रहम। ये हनीमून का सौदा आपके सर में कहाँ से समा गया है? अभी तो आप कह रहे थे हनीमून शादी के फौरन बाद जाया जाता है। आप हनीमून शादी के 1 साल बाद जाना चाहते हैं। तुमको भी हम बताएं कि मजनू ने क्या किया। फुर्सत कशाकशे गमे पिन्हा से गर मिले। आज आप पर शैतान गालिब है। वाह, क्या ही मौजू जुमला है। तुम चलती हो या मैं अकेला ही चला जाऊं हनीमून पर? कहाँ का इरादा है? बम्बई। गोया ये कहिए कांग्रेस की सालाना इजलास में जाना है। हनीमून नहीं, दूसरी शादी का इरादा है कांग्रेस से। ये भी क्या मौजू जुमला है। अंदर आने की आज्ञा चाहता हूँ। आइए आइए। प्रणाम। प्रणाम, बैठिए। गुरु के सामने शिष्य कैसे? गुरु? शिष्य? क्षमा कीजिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं। मेरा आपका वही संबंध है जो एकलव्य का द्रोणाचार्य के साथ था। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं फजलुल हसन हूँ, कांग्रेस का नया मेंबर। मुझे अपना शिष्य बना लें। कांग्रेस के लीडर तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, उनके शिष्य बनिए, उन्हें बनाइए अपना गुरु। वो सीधी उंगली से घी निकालना चाहते हैं। कभी कभी टेढ़ी उंगली से न घी निकलता है न उंगली। मुझे इसी तरह का संघर्ष पसंद है। हाँ, और अगर मैंने गुरु द्रोणाचार्य की तरह गुरु दक्षिणा मांग ली तो? लाया हूँ, उर्दू में एक कविता। लाओ लाओ, मुझे दो। उर्दू और फारसी आती है हमें। ए तिलक, ए इफ्तिखारे जज्बे हुब्बे वतन, हक शनासो हक पसंदो, हक यकीनो हक सुखन।
सबसे पहले तूने की बर्दाश्त ए फर्जंद हिंद, खिदमते हिंदुस्तान में किल्फते कैदे महन। नाज तेरी पैरवी पर हसरते आजाद को, अब तुझे कायम रखे तादेर रब्बे जुल्मनन। वाह, बैठिए बैठिए, आइए। नाजरीन, अल्लामा शिबली नोमानी ने हसरत के पहले सियासी मजमून की दाद देते हुए एक शेर कहा था, जिसका मफहूम यह है कि तू सुबह की बात कर रहा है जबकि सूरज अभी तुलू भी नहीं हुआ है। और यही हसरत मोहानी का खासा है। यह बात यूं भी कही जा सकती है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में जज्बा आजादी की रूह फूंकने वालों की सफ के इमाम मौलाना हसरत मोहानी है। या उनके ही लफ्जों में अगर कहूं तो मुझको खबर नहीं कि मेरा मर्तबा है क्या, ये तेरे इल्तिफात ने आखिर किया है क्या। इजाजत, खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मन की